साथियों, आज हम अपनी यूपी टेट की परीक्षा की सीरीज में लेकर आए हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन, जिसमें अब तक की परीक्षाओं में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हैं। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है आप सबके लिए। तो मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ये बिल्कुल क्विक रिवीजन की तरह आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, गलगंड निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की एक बीमारी है? हमारे ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय, अधिवृक्क ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थायराइड ग्रंथि। गलगंड थायराइड ग्रंथि की एक बीमारी है, आयोडीन की कमी से होती है, जिसकी वजह से गले में थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। इसके अलावा बाकी सबको भी देख लीजिएगा। अग्नाशय ये इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करता है। अधिवृक्क ग्रंथि है, ये तनाव हार्मोन को नियंत्रित करती है। और पीयूष ग्रंथि है, इसे शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है? आयरन, आयोडीन, सिलीनियम या फिर क्रोमियम। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। आयोडीन थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? 1, 2, 4 या फिर 3। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। गर्भनाल में 2 धमनियां होती हैं। तो जो गर्भनाल में है सामान्यतः 3 रक्त वाहिकाएं होती हैं। धमनियां केवल कितनी होती हैं? 2। तो ये भी याद रखिएगा कि रक्त वाहिकाएं 3 होती हैं और धमनियां क्या होती हैं? 2 होती हैं और सिरा 1 होती है। ठीक है, तो सब कुछ याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निषेचित अंडा युग्मज की परत में समाविष्ट हो जाता है? डिंबवाहिनी, योनि, गर्भाशय ग्रीवा या फिर गर्भाशय। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गर्भाशय। निषेचन के बाद निषेचित अंडा या युग्मज विभाजित होने लगता है और अंतरोपण विकसित होता हुआ भ्रूण गर्भाशय की भीतरी परत में जाकर धंस जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? गर्भाशय ग्रीवा, वास डिफरेंट, डिंबवाहिनी या फिर गर्भाशय। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि डिंबवाहिनी। इस क्रिया को अंतरोपण या इम्प्लांटेशन भी कहते हैं। डिंबवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब, ये अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान में IVF शब्द का पूर्ण रूप है? इन विट्रो फ्रेगमेंटेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंटरवेनम फोस्टिंग या फिर इंटर विट्रो फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। इस टेक्निक में महिला के अंडे और पुरुष के शुक्राणु को लैब में मिलाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? गर्भनाल, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय या फिर गर्भाशय ग्रीवा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, गर्भनाल यानी कि प्लेसेंटा। ये भ्रूण तक ऑक्सीजन भी पहुंचाता है और ये भ्रूण को मां के रक्त से पोषण देता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर भी निकालता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? रजोनिवृत्ति, किशोरावस्था, महावारी या फिर रजोदर्शन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रजोदर्शन यानी कि पहली बार मासिक धर्म का आना गर्ल्स में प्यूबर्टी को दर्शाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नर में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही पथ है जिसे कहते हैं? डिंबवाहिनी, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग या फिर शुक्रवाहिनी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूत्रमार्ग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनक हैं, पेरेंट कोडोमिनेंट हैं, कैरेक्टर रिसेसिव हैं या कैरेक्टर लिंक किए गए हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए,
माता पिता शुद्ध प्रजनक हैं, मेंडल के नियम तभी लागू होते हैं। शुद्ध प्रजनक यानी कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने अपने अनुसार आनुवांशिकी प्रयोगों के लिए मटर के पौधों की शुद्ध नस्लों का चयन किया था। तो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो मेंडल के नियम एक बार आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोगों के अनुसार लंबेपन को बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया, क्योंकि लंबेपन के लिए जीन का प्रतीक कैपिटल टी था, जबकि बौनेपन के लिए जीन का प्रतीक स्मॉल टी था। मटर सहित सभी जीवों में बौने जीव की तुलना में लंबे जीव सामान्यतः अधिक पाए जाते हैं। लंबे पौधे बौने पौधे की तुलना में आकार में बड़े होते हैं, या फिर कोई पौधा लंबा ही होगा भले ही उसके लंबेपन के लिए एक जीन हो या 2 जीन हो। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, यानी कि कोई पौधा लंबा ही होगा भले ही उसके लंबेपन के लिए 1 जीन हो या 2 जीन हो। तो ये हम याद रखेंगे। इसका जो आनुवांशिकता के नियम थे मेंडल के, कोई लक्षण तब प्रभावी कहलाता है जब विषम युग्मजीवी और सम युग्मजीवी दोनों ही स्थिति में खुद को अभिव्यक्त कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह ए वाले एक पुरुष का विवाह रक्त बी वाली एक महिला से हुआ जिनका एक बच्चा है जिसका रक्त समूह ए बी है। आनुवंशिकी के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? रक्त समूह ए का जीन और रक्त समूह बी का जीन दोनों अप्रभावी हैं। रक्त समूह ए का जीन प्रभावी है और बी का जीन अप्रभावी है, या फिर रक्त समूह ए का जीन और रक्त समूह बी का जीन दोनों प्रभावी हैं। रक्त समूह बी का जीन प्रभावी है और रक्त समूह ए का जीन अप्रभावी है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त समूह ए का जीन और रक्त समूह बी का जीन दोनों ही प्रभावी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। सह प्रभाविता का उदाहरण यहाँ पे है, दोनों जीन ए और जीन बी दोनों ही प्रभावी हैं और दोनों जीन समान रूप से व्यक्त होते हैं, इसलिए बच्चा ए बी रक्त समूह का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत दिया था मूलर ने, वॉल्डेयर ने, मेंडल ने या सटन और बोवेरी ने? तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, सटन और बोवेरी ने। गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत सन 1902-1903 में वॉल्टर सटन और पियोडर बोवेरी ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स आनुवांशिक सामग्री के वाहक होते हैं जो मेंडल के नियमों के आधार हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? स्तनधारी पक्षी, उभयचर या फिर सरीसृप? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरीसृप वर्ग के कुछ जीवों में जो प्रजातियों में लिंग का निर्धारण है वो तापमान के कारण होता है। कुछ मतलब अंडों के सेने के दौरान पर्यावरण का जो तापमान है वो ही तय करता है कि संतान नर होगी या मादा होगी। जैसे कि इसमें कुछ एग्जाम्पल मगरमच्छ, कछुए और छिपकली की कुछ प्रजातियां हैं। जब बाहरी पर्यावरण में ज़्यादा टेम्परेचर है तो मादा संतान जन्म लेती है और लो टेम्परेचर है तो नर संतान जन्म लेती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या एक्स गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं और वाई गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? हमारे ऑप्शन है नहीं, उनके आकार में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन गतिशीलता में अंतर होता है। हाँ, एक्स युक्त शुक्राणु बड़े होते हैं, हाँ वाई युक्त शुक्राणु अधिक गतिशील होते हैं, या फिर नहीं, उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उनके आकार और गतिशीलता में कोई भी अंतर नहीं होता है। एक्स और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में एकमात्र अंतर उनके भीतर डीएनए की मात्रा का होता है। एक्स गुणसूत्र युक्त जो शुक्राणु होता है उसमें थोड़ा सा अधिक डीएनए होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या आयु के साथ बढ़ती है, आयु के साथ घटती है, स्थिर रहती है या फिर वजन के साथ बढ़ती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर रहती है। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या
हमेशा क्या रहती है, स्थिर रहती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंजाइम डीएनए गायरेज किस क्रिया से संबंधित है? प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए प्रतिलिपिकरण, लिपिड संश्लेषण या फिर डीएनए क्षति? तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, डीएनए प्रतिलिपिकरण। डीएनए गायरेज एक प्रकार का टोपोआइसोमेरेस एंजाइम है। ये डीएनए द्विगुणन के दौरान आने वाले तनाव को कम करता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है जो आनुवंशिक गुणों का वहन करता है। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड डीएनए की ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है जो दो अवयवों से मिलकर बनी होती है। तो अब हमारे आंसर कौन से होंगे? ऑप्शन सी, बी, ए, सी या फिर केवल सी या फिर केवल ए? तो देखिए, इनको देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन था हमारा डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। तो हमसे पूछा है गलत कौन सा, तो इसलिए ये नहीं है। गुणसूत्र में उपस्थित होने वाले रासायनिक तत्व हैं यह गुणसूत्र में यानी कि डीएनए उपस्थित गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है, आनुवंशिक गुणों का वहन करता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अब जो बचता है हमारा ऑप्शन सी, यही हमारा आंसर होगा। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोटाइड डीएनए की ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है जो दो अवयवों से मिलकर बनी होती है, तो ये बात हमारी गलत है। ये जो डीएनए है पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोटाइड इसकी संरचनात्मक इकाई है, यहाँ तक बात सही है, लेकिन ये दो अवयवों से नहीं बल्कि ये तीन अवयवों से मिलकर बनी होती है। नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट समूह। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि केवल सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए अंगुली छापन के आविष्कार थे यानी कि फिंगरप्रिंट टेक्निक के आविष्कारक कौन थे? जॉर्ज स्टार्क, सर एलिक जेफरीज, एडवर्ड सदर्न या कैरी मुलिस? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर एलिक जेफरीज। इन्होंने 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंट विकसित किया। ठीक, तो याद रखेंगे इस चीज़ को भी हम। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का प्रारंभ किसने किया? तो अभी बात हुई थी कि किसने खोज की, अब बात हुई कि भारत में किसने इसका प्रयोग स्टार्ट किया। एलिक जेफरी, एडवर्ड जेनर, डॉक्टर हरगोविंद खुराना या डॉक्टर लालजी सिंह और डॉक्टर बीके कश्यप? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर लाल सिंह जी और डॉक्टर बीके कश्यप। ये भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कहलाए जाते हैं क्योंकि डॉक्टर बीके कश्यप और इन्होंने दोनों ने भारत में इस तकनीक को स्वदेशी रूप से स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मानव में अधिकतम और न्यूनतम जीनों की संख्या के गुणसूत्र हैं। गुणसूत्र 21 और 22, गुणसूत्र 1 और x, गुणसूत्र 1 और 22, गुणसूत्र x और 22। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुणसूत्र 1 और 22। गुणसूत्र जो 1 है इसमें मानव शरीर में सबसे अधिकतम जीन पाए जाते हैं। इनकी कुल संख्या 2968 है, जबकि जो 22 गुणसूत्र है इसमें न्यूनतम जीन केवल 231 जीन पाए जाते हैं। तो यह निष्कर्ष मानव जीनोम परियोजना के शोध के दौरान प्राप्त हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हेपेटाइटिस विषाणु के लिए कोई टीका नहीं है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस डी या फिर हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि हेपेटाइटिस सी के इतना ज़्यादा इसका रूप बदलता है, म्यूटेशन इसमें होता है कि इस म्यूटेशन के चक्कर में आनुवांशिक भिन्नता के कारण इसका कोई स्वीकृत टीका अभी तक उपलब्ध नहीं है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बीमारी के नाम का अर्थ है इविल इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स? हमारे ऑप्शन हेजा, प्लेग, इन्फ्लुएंजा या फिर टाइफाइड? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन्फ्लुएंजा। तो जो इन्फ्लुएंजा है
ये इस बीमारी का अर्थ इविल इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार से, और ये कहाँ से आया है? इन्फ्लुएंजा शब्द इतालवी भाषा से आया है। वहाँ पे मध्यकाल में ये बीमारी, ये मान्यता थी कि इस बीमारी जो है ग्रह और तारों के प्रभाव से आई है, इसलिए इसे इविल इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स कहा जाने लगा। लेकिन आधुनिक विज्ञान में हमें पता है कि ये एक संक्रामक श्वसन रोग है जो वायरस के कारण होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है? H1N1 विषाणु, इबोला विषाणु, मार्बर्ग विषाणु या फिर अलर्ग विषाणु या रेबीज? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, H1N1 विषाणु के से स्वाइन फ्लू होता है। तो स्वाइन फ्लू किससे होगा? H1N1 विषाणु से। बाकी भी थोड़ा थोड़ा देख लें। जो इबोला विषाणु है उसकी वजह से रक्तस्रावी बुखार होता है। जो मार्बर्ग विषाणु है उससे मार्बर्ग वायरस रोग होता है। और जो अलग विषाणु रेबीज, तो इससे रेबीज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इबोला है पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग, एक सुनामी का नाम, अरब देश में संचालित आतंकवाद रोधी अभियान या फिर अफ्रीकी पहाड़ियों में प्रस्फुटित ज्वालामुखी? तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग। हालांकि ये अब पश्चिमी अफ्रीका तक ही नहीं बल्कि बाकी देशों में भी फैल चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस रोग मुख्य रूप से द्वारा संक्रमित वायरस के कारण होता है? कृंतक, कुत्ते, एडीज मच्छर या यूरेनोटेनिया मच्छर? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडीज मच्छर। जो जीका वायरस है एडीज मच्छर से फैलता है। ये दिन में काटता है और डेंगू और चिकुनगुनिया भी यही मच्छर यानी कि एडीज मच्छर फैलाता है। तो ये बिल्कुल इसको आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस रोग को रूबियोला भी कहा जाता है? जलांतक, खसरा, छोटी माता, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम? तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, खसरा। खसरा यानी कि रूबियोला खसरा का ही एक नाम है। यह मोरविलाई वायरस के कारण अत्यधिक संक्रामक रोग है। ठीक है। बाकी जलांतक है रेबीज, ये रेबीज वायरस से होता है, इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। छोटी माता, चिकन पॉक्स, ये वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। और ये जो है एड्स, ये HIV वायरस से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पीत ज्वर का संचारण होता है एडीज द्वारा, क्यूलेक्स द्वारा, नर एनाफिलीज द्वारा या मादा एनीफिलीज द्वारा? तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडीज द्वारा होता है पीत ज्वर भी। और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये एडीज द्वारा फैलने वाले रोग। तो जितने भी रोग एडीज मच्छर द्वारा फैलते हैं, जो अभी जीका वायरस भी हुआ, डेंगू, चिकनगुनिया और ये पीत ज्वर, ये सब के सब एडीज द्वारा फैलते हैं। याद रखिएगा इनको, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। HIV के संबंध में कौन सा कथन गलत है? याद रखिएगा गलत कथन पूछा, तो ध्यान से सुनते रहेंगे। एक बार HIV द्वारा उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर कर दिए जाने के बाद रोगाणु आपके शरीर पर कब्जा कर सकते हैं और बीमार हो सकते हैं। HIV आपकी लाल रक्त कणिकाओं में प्रवेश करके आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। तो ये देखिएगा, HIV किसी संक्रमित साथी के साथ संभोग के माध्यम से संचरित हो सकता है। HIV आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को आपके शरीर की रक्षा करने में सक्षम होने से रोकता है। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो देखते हैं सबको ध्यान से। पहला है कि HIV आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर कर दिए जाने के बाद रोगाणु आपके शरीर पर कब्जा कर सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी लाल रक्त कणिकाओं में प्रवेश करके हमला करते हैं। तो ये ही बात हमारी क्या है? गलत है, क्योंकि ये RBC में नहीं बल्कि WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स को संक्रमित करता है। तो यही वाला हमारा गलत है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? जलांतक, कुष्ठ, मलेरिया या फिर इबोला? तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुष्ठ। जो कुष्ठ रोग है वो जीवाणु जनित रोग है।
कुष्ठ हमारा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो ये भी याद रखिएगा, कई बार बैक्टीरिया का नाम भी पूछ लेते हैं। माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बैक्टीरिया से ये कुष्ठ रोग होता है। इसके बाद ये रेबीज है, ये रेबीज वायरस से होता है। मलेरिया है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। और तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा कि कौन रोग किससे हो रहा है। और इबोला की अभी पीछे बात हो चुकी थी, ये भी वायरस था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत आते हैं ये इस तरह वाले क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, तो इसलिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है? हैजा, आंत्रज्वर, जलांतक या फिर तपेदिक? तो जो हमारा आंसर इसमें है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेबीज। हमसे पूछा है जीवाणु रोग नहीं है, और जो हमारा रेबीज है वो किसका है? विषाणु का, यानी कि किसका? वायरस का, बैक्टीरिया का नहीं है। बाकी जो तीनों थे, हैजा, आंत्रज्वर और तपेदिक, ये किसके रोग थे? बैक्टीरिया के रोग थे। तो इनको भी आप याद रखिएगा। जो हैजा है हमारा वो विब्रियो कैलोरी बैक्टीरिया से होता है। आंत्रज्वर साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु से होता है। तो जीवाणु से होने वाले रोग, और जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले और वायरस से होने वाले, ये दोनों आप डिफरेंस भी इनमें ध्यान रखिएगा और इनके एग्जाम्पल भी याद रखिएगा ज़रूर से ज़रूर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है? कृमि, विषाणु, जीवाणु या फिर प्रोटोजोआ? तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु। जो पेप्टिक अल्सर है वो हेलिकोबैक्टर पायलोरी जीवाणु, ध्यान रखिएगा, हेलिकोबैक्टर पायलोरी जीवाणु के द्वारा होता है। इसकी खोज रोबिन, बारेन और बैरी मार्शल ने की थी। ये पेट की परत को नुकसान पहुंचाते हैं, पेट में घाव और इससे अल्सर जिसे कहते हैं वही चीज़ है ये। अब इसके बाद जो कृमि है, इनसे पेट के कीड़े होते हैं, अल्सर नहीं होता है। विषाणु से फ्लू और वायरल संक्रमण होता है, और प्रोटोजोआ से पेचिस होती है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड बुखार की उपस्थिति की पुष्टि के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? ये बिबेक्स टेस्ट, विडाल टेस्ट, आलेप परीक्षण या फिर सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विडाल टेस्ट। टाइफाइड बुखार के परीक्षण के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। ये रक्त परीक्षण है और इसमें साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की पहचान हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु के कारण मनुष्यों और मवेशियों में होने वाली खतरनाक बीमारी को क्या कहा जाता है? छोटी आंत, खसरा, एंथ्रेक्स या फिर मलेरिया? तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रेक्स। ये बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के माध्यम से होता है और मनुष्य और मवेशियों दोनों में ही हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, काली खांसी को ये भी कहा जाता है परदूषित, कंठमाला, वेरियोला या रूबेला? तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परदूषित। काली खांसी को परदूषित भी कहा जाता है। कंठमाला लाल ग्रंथियों का वायरल संक्रमण है, वेरियोला चेचक का वायरस है, और रूबेला इसे खसरा भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में होने वाले रोग, उसके सूक्ष्म जीव और संक्रमण के माध्यम में कौन सा जो है युग्म सही है? तो 6 रोग विषाणु, वायु से इसका संक्रमण होता है। चिकन पॉक्स विषाणु जल और भोजन से होता है। तो इनमें कौन सा सही है? केवल 2, एक और 2, दोनों, ना तो एक ना दोनों, या फिर केवल एक? तो जो हमारा इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। ये 6 रोग विषाणु के कारण होता है और वायु के द्वारा इसका संक्रमण होता है। चिकन पॉक्स भी विषाणु के द्वारा होता है और जल और भोजन के द्वारा ये फैलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक के बारे में सही नहीं है? एड्स HIV, मलेरिया प्लाज्मोडियम, TB माइकोबैक्टीरियम, हैजा इन्फ्लुएंजा? तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, क्योंकि बाकी सब सही मैच है। एड्स HIV के द्वारा, मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा, TB माइकोबैक्टीरिया के द्वारा।
फैलता है तो बाकी सब ठीक है, और ये वाला हमारा जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि जो हैजा है वो विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु के कारण होता है, जबकि इन्फ्लुएंजा जो है वो एक वायरस जनित फ्लू है। तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके टेट एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर से ज़रूर करें, और कमेंट में अपनी कोई सलाह अगर आप देना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉलम ए में दिए गए रोगों को कॉलम बी में दिए गए लक्षणों के साथ मिलान कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। टाइफाइड ज्वार के लक्षण, तेज बुखार, पेट दर्द, त्वचा पर चकत्ते, कॉलेरा यानी कि हैजा, चावल, जलबतमल, जी मलचलाना, उल्टी, ट्यूबरक्लोसिस, वजन घटना, खांसी का लगातार बने रहना, हल्का बुखार और वजन घटना। अब इसके बाद छोटी माता, बुखार, भूखना लगना, लाल दाने या चकत्ते होना। तो हमें बताना है कि कौन सा किससे मैच कर रहा है। तो हम इसको ध्यान से देख लेंगे और हम देख के पता करेंगे कि टाइफाइड ज्वार यानी कि बिल्कुल ठीक मिला हुआ, इसमें तेज बुखार, पेट दर्द, त्वचा पर चकत्ते होते हैं। हैजा में भी यही होते हैं लक्षण कि बिल्कुल चावल के जल की तरह मल हो जाता है, बिल्कुल पानी, और जी मिचलाता है, उल्टियाँ आती हैं। ट्यूबरक्लोसिस में खांसी बनती है, हल्का बुखार होता है, वजन घटता है, और छोटी मात्रा में बुखार, भूखना लगना और लाल दाने चकत्ते, यानी कि सारे के सारे ये मैच हैं। और हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, यानी कि मिले हुए हैं। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक काला अजार रोग का कारण बनता है? बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ या फिर वायरस? तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोटोजोआ। जो हमारा काला जार रोग है वो लीशमैनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है और मक्खी इसे फैलाती है, ये भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है। यानी कि मादा एनाफिलीज और मादा क्यूलेक्स को किस तरह से हम इनको क्या करेंगे कि कैसे अलग अलग इनको हम पहचान इनकी कर सकते हैं। हमारे ऑप्शन है अधस्तर की सतह के समकोण पर, क्योंकि ये बैठती है, इनके बैठने के ढंग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अधः स्तर की सतह के समकोण पर, अधः स्तर के साथ एक कोण पर, अधः स्तर की सतह के समानांतर, या उपरोक्त में एक से अधिक। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधः स्तर के साथ एक कोण पर। जो मादा एनाफिलीज होती है वो बैठते समय इसका जो शरीर है वो जिस सतह पर बैठेगी उसके साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप मच्छर को देख के कोई अगर बैठ रहा है और सतह से जो है 45 डिग्री के कोण पर बैठा हुआ है, ये सतह है, और इस तरह से अगर ये बैठी हुई है, मच्छर यहाँ पे इस तरह ये बैठा हुआ है, तो हम पहचान जाएंगे कि क्या है, ये मादा एनाफिलीज मच्छर है। जबकि जो मादा क्यूलेक्स है वो हमेशा क्या करता है, उसका शरीर सतह के समांतर रहता है। तो बैठने की मुद्रा के अंतर के कारण हम आसानी से पहचान सकते हैं कि बैठा हुआ मच्छर मादा जो है एनाफिलीज है या फिर क्यूलेक्स है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? बांस का पेड़, सिंकोना का पेड़, नीलगिरी का पेड़ या फिर जिनकागो का पेड़? तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिंकोना के पेड़ से मलेरिया के इलाज के लिए हमें जो है दवा प्राप्त होती है। अब चल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ट्यूबरक्लोसिस, एटीएस, टिटनेस, बीसीसी, मलेरिया, क्लोरोक्वीन, स्कर्बी, थाइमीन, या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज़्यादा? तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। मलेरिया जो मिला हुआ है क्लोरोक्वीन से, तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक इससे मिला हुआ है। बाकी जो ट्यूबरक्लोसिस है उसके लिए बीसीजी का टीका होता है, ना कि एटीएस। टिटनेस के लिए एटीएस का होता है। स्कर्बी विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, तो ये बाकी चीज़ें भी हम याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट फुट किसके कारण होने वाली बीमारी है? विषाणु, बैक्टीरिया, आनुवंशिक विकार या फिर कवक? तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कवक। एथलीट फुट एक फंगल इन्फेक्शन है। ये पैरों की त्वचा को इससे नुकसान होता है और ये ट्राइकोफाइटन कवक के कारण होती है।
याद रखेंगे नमी वाले स्थानों पर ये ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कृमि के कारण फील पाँव होता है? गोल कृमि, फाइलेरियाई कृमि, सूत्र कृमि या फिर केंचुआ? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाइलेरियाई कृमि। ये जो फील पाँव है इसे फाइलेरिया भी कहा जाता है। बुचेरेरिया ब्रेन क्राफ्टी नामक फाइलेरियाई कृमि के कारण ये होता है और वाहक इसके संक्रमित मच्छर यानी कि क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स जो मच्छर संक्रमित होता है इस फाइलेरियाई कृमि से, उसके काटने से ये हो जाता है। ये कृमि शरीर के लसिका तंत्र को नुकसान करता है जिससे पैरों में बहुत भारी सूजन आ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिकाओं में इसके थक्का बनने को रोकता है? थ्रोम्बिन, हिपेरिन, हीमोग्लोबिन या फिर एंटीबॉडी? तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिपेरिन। तो जो हिपेरिन है वो हमारे शरीर में रक्त का जो रक्त वाहिनियों में इसको थक्का बनने को रोकता है। तो हिपेरिन हमारे शरीर में जो है एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एंटी कोआगुलेट यानी कि थक्का रोधी पदार्थ है। ये रक्त वाहिनियों के अंदर रक्त को जमने या क्लोटिंग होने से उसको रोकता है जिससे कि सुचारू रूप से रक्त प्रवाह होता रहता है और इसका निर्माण जो है यकृत यानी कि लीवर में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंगरहैंस की दीपिकाएं इसमें पाई जाती हैं? याद अग्नाशय, यकृत, हृदय या फिर आमाशय? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीट यूपी टेट की परीक्षा में भी और बाकी सब परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसका जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय। लेंगरहैंस की दीपिकाएं अग्नाशय में पाई जाती हैं और ये इंसुलिन और ग्लूकागन हार्मोन बनाती हैं, रक्त में शर्करा यानी कि शुगर को नियंत्रण करती हैं। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं कार्बोहाइड्रेट, अम्ल, प्रोटीन या फिर लिपिड? तो जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। लगभग जितने भी एंजाइम हैं सबके सब प्रोटीन से बने होते हैं और बॉडी में हमारी जैविक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं यानी कि जैव रासायनिक जो प्रतिक्रियाएं हमारी बॉडी में होती हैं उनकी गति को ये बढ़ा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन बी है? मैलिकम, एस्कॉर्बिकम, पॉमेटिकम या फिर फॉर्मिक अम्ल? तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी। विटामिन सी का ही रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। तो ये जो अम्ल है वो हमारा क्या है? विटामिन सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? पैराफिन, मोम, कोक, स्नेहक तेल या फिर पेट्रोल? तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में बार रिपीट हुआ है ये। तो जो कोक है वो कोयले से प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से नहीं होता है। बाकी पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल और पेट्रोल सभी पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, एपीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर? तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेशम पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। बाकी भी ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाले क्वेश्चन होते हैं, कई बार रिपीट ये क्वेश्चन होते रहते हैं। पिसीकल्चर मछली पालन को कहते हैं, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को, तो इनको ठीक से अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि सेरीकल्चर रेशम पालन, पिसी जो कल्चर है वो क्या है? मछली पालन, और जो एपीकल्चर है वो हमारी क्या होगी? मधुमक्खी पालन, और एग्रीकल्चर तो फसलों की खेती को हम कहते ही है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। बहुकोशिकीय और प्रोकैरियोटिक, एक कोशीय और यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक। तो जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले सारे के सारे जीवधारी एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। अब तो ये जो एक कोशीय और यूकैरियोटिक जीव होंगे प्रोटिस्टा
जगत से संबंध रख रहे हैं। पूर्ण विकसित इनके अंदर केंद्रक होता है। झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं और अमीबा, पैरामीशियम और युग्लिना जैसे जीव इसमें आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? क्लोरोफिल, प्लास्टोसाइनिन, जेंथोफिल या फाइटोक्रोम? तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फाइटोक्रोम जो वर्णक है वो बीजों के अंकुरण से संबंधित रखता है। ये बीजों के, ये फाइटोक्रोम पौधों में पाए जाने वाला एक प्रकाशग्राही वर्णक है और बीजों के अंकुरण, पौधों की वृद्धि और पुष्पन जैसी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसके अलावा जेंथोफिल पीला वर्णक है और प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है? सहायता करता है। बाकी क्लोरोफिल सब जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरी है, हरा वर्णक है। और प्लास्टोसाइनिन जो है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान इलेक्ट्रॉन परिवहन में शामिल प्रोटीन है, तो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कंक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, उपकला, उपास्थि, स्नायु या फिर वसामय ऊतक? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्नायु या लिगामेंट। तो लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, याद रखेंगे। अब इसके बाद बाकी भी थोड़ा थोड़ा देख लें। जो ये उपास्थि है वो जोड़ों के बीच घर्षण कम करती है। उपकला है वो अंगों की बाहरी सुरक्षा करती है, परत है, ये सुरक्षात्मक परत बनाती है, ठीक है। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीजों का जरायुज अंकुरण होता है, बीबीपेरस अंकुरण। जरायुज अंकुरण किस में होता है? आलू में, राइजोफोरा में, गन्ने में या फिर आम में? तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइजोफोरा में। देखिए जरायुज अंकुरण किसे कहते हैं ये भी ध्यान रखिएगा। बीबीपेरस जो अंकुरण है वो मुख्यतः क्या होता है? पौधे से जुड़े रह रहे हैं बीज, और उस समय ही, यानी कि पौधे पर ही बीज है और पौधे पर बीज जुड़ा रहा है, उसी के दौरान ही वो क्या हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। तो जो राइजोफोरा है वो एक मैंग्रोव पौधा है। तो दलदली और खारे क्षेत्रों में क्योंकि इसमें अंकुरण पहले ही हो जाता है, तो इसलिए ज़मीन पर गिरने से पहले ही अंकुरण इसमें हो चुका है, तो इसलिए दलदली मिट्टी में ये आराम से जम जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को सम्मिलित किया जाता है, पादप में, मोनेरा में, कवक में या फिर पोटिस्टा में? तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोनेरा में। तो जो 5 जगत वर्गीकरण है वो R.H. विट्टेकर ने दिया था। पिछली वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बात हुई थी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, जो मैंने की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी एक वीडियो बना, इससे पहले 5 वीडियो साइंस टॉपिक की बन चुकी हैं और इन 6 की 6 वीडियो में आपका टोटल क्विक रिवीजन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर से ज़रूर वो देख लें। तो ये जो मोनेरा है ये, इसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पौधों में होने वाली घटनाओं का मिलान कीजिए। जल अवशोषण मूल रोम, खनिज अवशोषण एपिब्लेमा, जल परिवहन जाइलम और खनिज परिवहन फ्लोएम। तो इसका जो आंसर है वो हमें इसमें कूट मिलाने हैं, तो हम देख लेंगे। ये इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि सारे के सारे ऑप्शन यहाँ भी क्या हैं, मिले हुए हैं। जल अवशोषण मूल रोम से ही होता है, खनिज अवशोषण एपिब्लेमा से होता है, और जो हमारा जल परिवहन है वो जाइलम से होना है, इसकी पिछली वीडियो में कई बार बात हुई है, और जो खनिज परिवहन है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। तो ये सब के सब सही हैं, यानी कि कूट नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 ही इसका हमारा आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानिक जातियाँ क्या हैं? तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये अब आ रहे हैं, ये चल रहे हैं, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं, तो इसलिए इनको बहुत ध्यान से आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार यूपी टेट का पैटर्न यही है कि पैटर्न बदल बदल के यही क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं। स्थानिक जातियाँ क्या हैं? वे पौधे और जंतु जो सामान्य हों, संसार भर में फैले हों, वे वन्यजीव जिनके शिकारियों से बचाया गया हो, वो जातियाँ जो समाप्त होने की कगार पर हों, या वे पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाते हों।
तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। वे पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं उन्हें ही हम स्थानिक जातियां कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पौधों में मादा जननांग के भागों का व्यवस्थित क्रम है। अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका और पुष्पासन, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, पुष्पासन, अंडाशय, वर्तिका, पुष्पासन, वर्तिकाग्र, या फिर वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय और पुष्पासन। तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और पुष्पासन। तो ये वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और पुष्पासन ये व्यवस्थित क्रम है बिल्कुल। वर्तिकाग्र ऊपर होता है, फिर वर्तिका एक नली सी होती है पतली, अंडाशय नीचे फूला हुआ होता है और पुष्पासन वो होता है जिसपे ये टिके रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जलीय ब्रायोफाइट है? मार्किंसिया पाल्माटा, रिक्सिया फ्लूटेंट, मार्किंसिया पॉलीमार्फा या रिक्सिया डिस्कलर। तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिक्सिया फ्लूटेंस। तो रिक्सिया फ्लूटेंस एक जलीय ब्रायोफाइट है। अब चलते हैं, तो ये जलीय ब्रायोफाइट है। ये जो रिक्सिया फ्लूटेंस है ये पानी में तैरने वाला एक बहुत फेमस जलीय ब्रायोफाइट है। इसे पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है? विस्कम, चंदन, रेफ्लेसिया या फिर अमरबेल। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमरबेल। अमरबेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी है। इसके अलावा जो विस्कम है वो आंशिक स्तंभ परजीवी है, चंदन आंशिक मूल परजीवी है और रेफ्लेशिया जो है वो पूर्णतः मूल परजीवी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? विटामिन ई, डी, सी, ए। तो हमारा आंसर है विटामिन डी। जो हमारा विटामिन डी है वो हार्मोन की तरह कार्य करता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पाचक कारक है? फेफड़ा, वृक्क, रक्त या फिर अग्नाशय। तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय। आप देख सकते हैं फेफड़ा श्वसन तंत्र का हिस्सा है, वृक्क उत्सर्जन तंत्र का है, रक्त परिसंचरण तंत्र है और अग्नाशय जो है वो पाचक, एंजाइम और रस बनाता है। तो यही हमारा क्या है, पाचक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंड जनन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है उसका नाम है LH, FSH, एस्ट्रोजेन या प्रोजेस्टेरोन। तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, LH। तो अंड जनन की प्रक्रिया में LH हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। ये मासिक चक्र के 14वें दिन इसका जो स्तर है वो महिलाओं में मैक्सिमम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक रूपांतरण है जड़ का, पत्ती का, तने का या फिर फल का। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, तने का। अदरक किसका रूपांतरण है? तने का। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा पादप जिसमें बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन होता है। हमारे ऑप्शन धनिया, फर्न, सरसों या पेटूनिया। तो जो हमारा आंसर है वो है फर्न। बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन होता है। फर्न क्या है? एक अपुष्पक पौधा है, यानी कि उस पर फूल और बीज नहीं बनते, ना उस पर फूल आते हैं ना बीज बनते हैं। तो बल्कि इसका जो प्रजनन है वो बीजाणुओं द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है कॉपर, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम या फिर लोहा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारा एमिनो एसिड का मुख्य हिस्सा है और एमिनो एसिड ही आपस में जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग नहीं है? ध्यान रखिएगा पढ़ने में, ये आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ने में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। दिया हुआ है गैर संचारी रोग नहीं है, यानी कि क्या है? संचारी है। ऑप्शन हाइपरटेंशन, अर्थराइटिस, रिकेट्स या फिर हैजा। तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैजा। हैजा एक गैर संचारी रोग नहीं है बल्कि क्या है? संचारी रोग है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं फफूंद से, शैवाल से, जीवाणु से या फिर नील हरित शैवाल से। तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेनिसिलिन जो प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक दवाएं हैं वो फफूंद से प्राप्त होती हैं। इसकी जो खोज थी
वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। तो कई बार यही पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में इसकी खोज की थी। ये पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक से मिलता है और दुनिया का फर्स्ट नेचुरल एंटीबायोटिक है, और ये जो बैक्टीरिया जनित रोग हैं उनके उपचार में काम आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? प्रोटीन, वसा, विटामिन या फिर कार्बोहाइड्रेट? तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को कहा जाता है? म्यूटॉन, इंट्रॉन, कोडोन या फिर एक्सोन? तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्सोन। डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को कहा जाता है एक्सोन। क्या कहा जाता है? एक्सोन। तो जो एक्सोन है वो डीएनए का हमारा कोडिंग हिस्सा है। बाकी भी ध्यान रखेंगे, इंट्रॉन डीएनए का नॉन कोडिंग हिस्सा है। जो कोडोन है वो 3 न्यूक्लियोटाइड का समूह है, ये विशिष्ट एमिनो एसिड को करता है, एमिनो एसिड को कोड करता है। और जो म्यूटॉन है ये उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन की सबसे छोटी इकाई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? हमारे आंसर सोडियम, कॉपर, सिलिकॉन या फिर कैल्शियम। तो देखिए, तो पूछा है हमसे कि कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। कैल्शियम एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, पौधों के लिए बहुत सारे पोषक तत्व चाहिए, तो 2 श्रेणी है इसकी, बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। तो ये जो कैल्शियम है वो बृहद पोषक तत्वों में आता है। बृहद पोषक तत्वों में सबसे पहले जो बिल्कुल प्राथमिक रूप से आते हैं वो तो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके। इसके बाद सेकेंडरी रूप से जो आते हैं वो होते हैं हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, और इसके बाद अन्य भी होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये सारे के सारे क्या हैं? बृहद पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, इसलिए हमारा आंसर इसमें बैठेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कैल्शियम। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं वो भी ध्यान रखिएगा। तो पौधों के लिए जो भी पोषक तत्व हैं वो इनको आप, ये तो बृहद हमारे पोषक तत्व हो गए। इसके बाद जो सूक्ष्म तत्व पोषक तत्व होते हैं वो हैं कॉपर, जिंक, फेरिक, मैग्नीज, बोरोन, मोलिब्डेनम और हमारे क्लोरीन और निकिल, ये सब के सब हमारे क्या हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। और इसके अलावा जो इसमें बचता है हमारे ऑप्शन में, कॉपर तो आ ही चुका है सूक्ष्म पोषक तत्वों में, सोडियम और सिलिकॉन हैं, ये भी लाभदायक तत्वों की श्रेणी में गिने जाते हैं, ना कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में। तो हमारा आंसर था ऑप्शन नंबर डी यानी कि कैल्शियम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेशम पालन क्या कहा जाता है? एपीकल्चर, पिसिकल्चर, सेरीकल्चर या फिर एपीकल्चर, एग्रीकल्चर? तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेरीकल्चर। बहुत बार ये एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन, तो इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी हैं। तो ये क्वेश्चन भी बार रिपीट हो रहा है, और आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक। एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले सारे के सारे जीवधारी एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है इसी यूपीटेट की परीक्षा में, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ध्यान देंगे। ऑप्शन बसा में ऊतक, उपास्थि, उपकला या स्नायु? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्नायु या लिगामेंट, ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंगरहैंस की दीपिकाएं किसमें पाई जाती हैं? ये भी बार रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, और आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। अग्नाशय में ये पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं लिपिड, अम्ल, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन? तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन बी है? तो ये क्वेश्चन भी बार रिपीट होता है और हर एग्जाम में रिपीट होता है। तो इसका आंसर और एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी, के, सी या फिर ए? तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी,
विटामिन सी। स्कर्विक रोग विटामिन सी की कमी से होता है। तो सारे के सारे विटामिन्स के बारे में पिछले वीडियो में भी बात हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर से ज़रूर देख लें। तो सारे विटामिन, उनके रोग, उनकी कमी के कारण, कौन से रोग होते हैं, कमी को पूरा किस तरह से किया जाता है, उनके रासायनिक नाम क्या हैं, ये बिल्कुल पक्का कहीं पे नोट कर लें और याद कर लें। इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज रहित फलों का कोई प्रयोग नहीं है। नारियल में, टमाटर में, केला में या फिर अंगूर में। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नारियल में। तो नारियल में बीज रहित फलों का कोई प्रयोग नहीं है, क्योंकि नारियल का जो खाद्य भाग है वो खुद बीज का ही एक हिस्सा है। तो अगर बीज रहित नारियल होगा तो उसमें खाने का भी कुछ नहीं होगा, तो इसलिए इसका कोई प्रयोग नहीं है। नारियल में खाद्य जो होता है, खाद्य भाग, उसका भ्रूण पोष होता है, जो कि स्वयं एक बीज का हिस्सा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं आंतरिक फल भित्ति से, बाह्य दलपुंज से, बीज चोल से या फिर फल भित्ति से। या तो इसका जो आंसर है कि कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बीज चोल से। जो कपास के रेशे हैं वो बीज चोल से प्राप्त होते हैं, और ये रेशे सेलुलोज से बने हुए होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? अंडा, प्यूपा, वयस्क या फिर लार्वा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्यूपा। जो प्यूपा बनने की जो अवस्था होती है रेशम कीट की, उसी से रेशम प्राप्त होता है। तो इसकी जो रेशम कीट का जो जीवन चक्र है उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। जो मादा कीट होती है वो सैकड़ों अंडे देती है जिनसे लार्वा बनता है, कैटरपिलर, उसके बाद प्यूपा है। प्यूपा अपने चारों तरफ कोकून बना लेता है, और उसके बाद इसी के अंदर, कोकून के अंदर बंद कीटों को ही हम क्या कहते हैं, प्यूपा अपने चारों तरफ रेशम का कोकून बनाता है, और उसके अंदर बंद कीट को क्या कहा जाता है, प्यूपा कहा जाता है। और अगर ये प्यूपा वयस्क हो जाता है तो इस कोकून यानी कि चारों तरफ जो रेशम है उसे काट के बाहर आ जाता है, और रेशम किसी काम का नहीं रहता है। तो इसलिए इस प्यूपा वाली अवस्था में ही इन प्यूपा को उबलते हुए पानी में उबाल दिया जाता है, और प्यूपा मर जाते हैं और रेशम प्राप्त हो जाता है। तो जो रेशम का कपड़ा हम अपने शरीर पर पहनते हैं वो इस खतरनाक और दर्दनाक प्रक्रिया से हमारे तन पर आता है। तो विज्ञान पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। HIV मुख्यतः संक्रमित करता है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स, सहायक लिम्फोसाइट्स या फिर किलर लिम्फोसाइट्स, कोशिका मध्यस्थ टी लिम्फोसाइट्स। तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहायक लिम्फोसाइट्स। HIV मुख्य रूप से CD4+ कोशिकाओं को संक्रमित करता है, और इन्हें ही सहायक लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम होता है 21वें गुणसूत्र की एक सूत्रता, 21वें गुणसूत्र की ट्राई सूत्रता, पुरुष में एक अतिरिक्त गुणसूत्र, स्त्रियों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, 21वें गुणसूत्र की ट्राई सूत्रता। ये जो डाउन सिंड्रोम है एक जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि अनुवांशिक विकार है। गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण गुणसूत्र संख्या 21 की 3 प्रतियां इसमें मौजूद होती हैं, जबकि सामान्य इंसान में प्रत्येक गुणसूत्र में 2 प्रतियां होती हैं। तो प्रभावित व्यक्ति के शरीर में जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होता है उसमें 47 गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य मनुष्य में 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता? पसलियाँ, उदर पेशियाँ, डायाफ्राम या लोरेंक्स। तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोरेंक्स। तो लोरेंक्स क्या है? लोरेंक्स ध्वनि उत्पन्न करने वाला अंग है, इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये श्वसन क्रिया का हिस्सा नहीं है। अब बाकी पे बात कर लेते हैं। पसलियाँ हैं यानी कि रिब्स, ये भी अंतःपरसुक पेशियों की मदद से फैलती और सिकुड़ती हैं यानी कि श्वसन में सहायता करती हैं। उदर पेशियां भी बलपूर्वक सांस छोड़ने में मदद करती हैं, और डायाफ्राम तो सांस के लिए मुख्य पेशी है और सिकुड़कर फेफड़ों में हवा खींचती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
एंटामीबा हिस्टोलिका से होने वाले रोग का नाम, मलेरिया, पेचिस, टाइफाइड या फिर पीलिया। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी पेचिस। एंटामीबा हिस्टोलिका से होने वाला रोग होता है पेचिस। ये जो एंटामीबा हिस्टोलिका है ये प्रोटोजुआ परजीवी है जो मानव की बड़ी आंत में रहता है और इस संक्रमण के कारण पेचिस बीमारी हो जाती है। बाकी पहले भी बात हो चुकी है, मलेरिया प्रोटोजुआ से होती है बीमारी, टाइफाइड जीवाणु से होती है और पीलिया हेपेटाइटिस वायरस से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? सीक्रेटिन, प्रोलैक्टिन, एमाइलेज या पैथोजेन। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी पैथोजेन। बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहा जाता है? पैथोजेन। बाकी सीक्रेटिन एक हार्मोन है जो पाचन में मदद करता है, प्रोलैक्टिन दूध का उत्पादन बढ़ाता है और एमाइलेज एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। इन सबको भी ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर अपघटक। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला के बारे में बहुत विस्तार से बात हमारी पर्यावरण सीरीज में हो चुकी है। मैं पर्यावरण सीरीज की बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ जो लगभग अपने आप में संपूर्ण है पूरी पर्यावरण की 30 नंबर की तैयारी के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए। अगर किसी ने नहीं देखी हैं ज़रूर से ज़रूर देख लें और बिल्कुल पक्के समझिए कि 25+ क्वेश्चन केवल वीडियो को देखने से आपके पक्के होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी होते हैं, फ्यूनेरिया, लाइकेन, मार्केंसिया या रिक्शिया। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी लाइकेन। लाइकेन शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध है। शैवाल भोजन बनाने का कार्य करता है और कवक शैवाल को सुरक्षा और खनिज प्रदान करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक के अलावा किस कोशिकीय अंगक में डीएनए होता है? राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। तो केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों ऐसे कोशिकांग हैं जिनमें अपना स्वयं का डीएनए होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? कर्णपल्लव पेशियां, कर्णपल्लव, क्षुद्रांत्र या फिर दांत। तो जो हमारा आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्णपल्लव पेशियां। तो अवशेषी अंग वो होते हैं जो मानव के पूर्वजों में कार्यात्मक थे लेकिन विकास के दौरान अपनी उपयोगिता खो चुके हैं। तो कर्णपल्लव पेशियां उन्हीं में से एक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अगुहिक जंतु है? इकाइनोडर्म, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा या फिर प्लेटीहेल्मिन्थिस। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी प्लेटीहेल्मिन्थिस। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस क्या होते हैं? चपटे कृमि होते हैं और वो इस श्रेणी में आते हैं। बाकी जो सब हैं ये वास्तविक गुहा वाले जंतु होते हैं। तो गुहा होती है शरीर की बाहरी दीवार और आंतरिक पाचन नली के बीच में जो मौजूद खाली स्थान है उसको हम क्या कहते हैं? गुहा कहते हैं। और इस गुहा में तरल पदार्थ भरा रहता है जिससे कि सुरक्षा कवच बन जाती है, आंतरिक अंगों को बाहरी झटकों और चोटों से बचाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? हिपेरिन, केराटिन, फाइब्रोइन या एल्बुमिन। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हिपेरिन। तो हिपेरिन एक प्रोटीन नहीं है बल्कि एक पॉलीसैकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट है जो शरीर में रक्त में थक्का जमने से रोकने का काम करता है। तो ये प्रोटीन नहीं है। इसके अलावा केराटिन बालों, नाखूनों और त्वचा में पाए जाने वाला संरचनात्मक प्रोटीन है। फाइब्रोइन रेशम और मकड़ी के जाले में पाए जाने वाला प्रोटीन है और एल्बुमिन रक्त प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो जो मैंने ये बोले हैं इनके सबके एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से नोट कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा? जल उद्ग्रहण, पर्वों का लंबान, खनिज लवणों का उद्ग्रहण या पर्णफलक का विस्तारण। तो जो हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी पर्वों का लंबान। तो देखिए अगर प्रकाश की अनुपस्थिति होगी तो पौधों के तनों के जो पर्व हैं उनकी लंबाई असामान्य रूप से बढ़ जाती है और ये क्रिया एटियोलेशन कहलाती है। इसमें पौधे जल्दी से प्रकाश की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्हें ज़रूरत है उनके पास तक ज़रूर इसे पहुँचें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। और कोई सजेशन अगर है तो वो ज़रूर से ज़रूर दें। धन्यवाद।